हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके साइंस के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। मैंने इस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट्स आपको इससे पहले की वीडियो में समझा दिया था। आज हम कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड पॉइजनिंग। ठीक, फूड पॉइजनिंग मतलब क्या? फूड माने भोजन, पॉइजनिंग माने कि जहर, टॉक्सिक। ठीक, तो अब खाना जो है वो पॉइजन कैसे हो गया? खाना तो हमारे लिए क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, जिससे हम अपनी ग्रोथ करते हैं और अपनी बॉडी की फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे फिर फूड पॉइजनिंग का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuffs. तो जो बूझो है वो एक बार अपने फ्रेंड के द्वारा इनवाइट किया गया बर्थडे पार्टी में और उसने वहाँ पे बहुत सारी फूड्स की वैरायटी खाई। On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. और घर पहुंचने के बाद जब वो घर पहुंचा तो उसे क्या हुई? बहुत सारी वोमिटिंग्स हुई और उसे बाद में हॉस्पिटल ले गए। तो द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि ये जो तुम्हारी कंडीशन हुई है वो हुई है फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो उसने तो अच्छा खाना खाया था, पार्टी का फूड था, बहुत ही अच्छे टेस्टी रहे होंगे, तो फिर उसने सोचा कि फूड पॉइजन कैसे हो गया। तो यहाँ देखिए पहेली के क्वेश्चन फिर से आगे। पहेली वंडर्ड हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन, कि फूड कैसे टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि हमने तो यही सुना है कि फूड तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमें क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलता है। तो ये कैसे टॉक्सिक हो गया? तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये जो फूड पॉइजनिंग है ये हुआ क्यों? क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन को क्या करते हैं? सड़ा देते हैं, ख़राब कर देते हैं, उन्हें टॉक्सिक बना देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट ग्रो ऑन आवर बॉडी समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो अब ये जो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इससे क्या होता है? फूड हमारा पॉइजन हो जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड के ऊपर जाते ही उसमें कुछ एंजाइम सीक्रेट्स करते हैं जो क्या होते हैं? फूड को ख़राब कर देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हम, मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो अगर ये फूड ज़्यादा पॉइजनिंग हो गया तो हम इससे बहुत ही सीरियसली क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं या फिर हमारी जान भी जा सकती है। कई बार आपने अपने आसपास सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग की वजह से किसी की डेथ हो गई। तो जब वो जो टॉक्सिक होता है हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है, ब्लड वेसल के थ्रू हमारे ब्लड में घुल जाता है, तो उसकी वजह से जो इंसान जिसको फूड पॉइजनिंग होती है उसकी जान भी जा सकती है। और कई बार हम थोड़ा बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर उसके दवाइयाँ दे के हमें ठीक कर देते हैं। So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled। तो हमें क्या करना चाहिए कि खाना जो भी फूड है हमारा, ठीक, उसको स्पॉयल होने से बचाना चाहिए। उससे हमें क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करके रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? रेफ्रिजरेटर में जो भी हमारा फूड बच जाता है हम उसे किस में रख देते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप देखोगे फ्रिज के अंदर भी आपने खाना काफ़ी दिन से रख दिया, उसे यूज़ नहीं किया, तो वो भी कुछ दिन बाद तो स्पॉइल हो ही जाता है। तो ज़रूरी ये है कि उसको फूड को सही ढंग से आप रखें और टाइमली उसे यूज़ कर लें, ज़्यादा दिन तक स्टोर ना करें। नेक्स्ट आते हैं फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है? अब हर तरह की चीज़ें तो ऐसी नहीं हो सकती कि हम तुरंत खा के ख़त्म कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लंबे समय तक उन्हें रखते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। ठीक, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं।
In chapter 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही जो क्रॉप्स का चैप्टर था उसमें पढ़ाया था कि जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो किस तरह से जो ग्रेन्स थे उनको स्टोर किया जाता था। तो इसी तरह से ही फूड को भी स्टोर करते हैं, जैसे वहाँ पे ग्रेन का स्टोर करना था, यहाँ पे फूड को स्टोर करते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। तो अब हम कैसे जो पके हुए खाने होते हैं, वहाँ क्या था, ग्रेन्स को हम करे थे वो तो रॉ था, बट यहाँ पे क्या हमारा पका हुआ खाना है, तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे उसके बारे में देखते हैं। यू नो डैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ब्रेड अगर बच जाता है और हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो मॉइस्चर गेन कर लेता है, तो उस पर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है और उस पर क्या हो जाता है, आपको ग्रीन या ग्रेस कलर के स्पॉट्स दिखने लगते हैं। ठीक, जो मैंने बताया था आपको कि स्पोर्स या मोल्ड फंगस का उस पर क्या होता है, अटैक होता है और वो उससे ब्रेड के पीस को ख़राब करने लगती है। मैंने आपको पिक्चर भी शो की थी इसके लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड आवर फूड। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जिनका हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ था, बट ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। हमारे बहुत सारे जो सामान थे उनको भी ख़राब करते, जैसे क्लॉथ्स वगैरह, लेदर की चीज़ें, उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे थे, ख़राब कर रहे थे, और फूड को भी ख़राब करते हैं। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स बैड स्मेल्स एंड हैज़ ए बैड टेस्ट एंड चेंज द कलर। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा खाना स्पॉइल्ड हो गया है कि नहीं, तो उसका एक सिम्टम्स ये होता है कि जो खाना ख़राब हो जाता है, फूड जो स्पॉइल्ड हो जाता है, उससे कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जब उस फूड के ऊपर आके अपने कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है और उसको ख़राब करता है, डिकम्पोज करना शुरू करता है, तो सड़ाना शुरू करता है, तो उसमें कुछ मैंने आपको पहले बताया था कि गैसेस निकलती हैं। तो वो गैसेस क्या करती है, स्मेल करती हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि उससे स्मेल आएगी, दूसरा उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। पहले जो उसका टेस्ट रहा होगा उस फूड का, वो टेस्ट कुछ अजीब सा हो जाएगा और कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि फूड हमारा क्या हो गया है, स्पॉइल हो गया है। इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन, और हाँ, जो भी फूड ख़राब होता है एक तरह का, वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के ऊपर बैठता है, आता है उसके ऊपर और उसको ख़राब करना शुरू करता है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से गैसेस निकलती हैं और वो सड़ने लगता है। पहले बॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज़। तो अब जो पहली थी वो एक बार क्या आम था, उसको ख़रीद के लेके आई, पर वो उसने कुछ दिन रख दिया उसे, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो खाने को सोची तो वो उसे नहीं खा पाई। लेटर सी फाउंड डैट दे वेयर स्पॉइल्ड एंड रोटेन। कुछ दिन बाद जब वो खाने गई तो उसने देखा कि वो जो आम था वो क्या हो गया कि ख़राब हो गया, सड़ने सा लगा। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, बट सी नोज डैट द मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उसको अचानक से याद आया कि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो भी तो आम का अचार बनाती हैं, पर वो क्यों नहीं ख़राब होता है, वो तो इतने लंबे समय तक रहता है, और मैं तो एकदम फ्रेश मैंगो लेके आई थी और वो तो ख़राब हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो वो कन्फ्यूज़ हो गई, सी इज़ कन्फ्यूज्ड। तो आइए उसके कन्फ्यूज़न का हल ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड इन आवर होम। आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में मम्मी बहुत तरीके से कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करती हैं, आम के अचार को या जैम वगैरह बनाया, तो कैसे करती हैं उसके बारे में देखते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हम किससे उसको बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्रॉप्स को भी बचा रहे थे, और यहाँ पे अब हम किसको बचाएंगे, फूड को भी बचाएंगे। तो इसमें हमारा एक पहला मेथड आता है जो है केमिकल मेथड। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं कि केमिकल मेथड के द्वारा हम कैसे फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। यहाँ देखिए, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे घरों में जो भी ऑयल
एडिबल ऑयल जो खाने वाला ऑयल होता है, या फिर जो सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, वो एक क्या करता है, क्या कॉमन केमिकल्स होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। ठीक, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि व्हाट इज प्रिजर्वेटिव्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर दे, रोक दे, ख़त्म कर दे, वो कहलाते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ठीक, तो एक यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। नेक्स्ट हम आते हैं, वी ऐड सॉल्ट एंड और एसिड्स प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो हम क्या करते हैं, आपने घरों में देखा होगा कि आपके मम्मी या ग्रैंड मदर जो भी अचार बनाती हैं उसको क्या करती है, उसमें या तो सॉल्ट डाल देती हैं या तो कुछ एसिड डाल देती हैं। क्यों डालती हैं, क्योंकि जो सॉल्ट और एसिड है वो माइक्रोब्स को ग्रोथ नहीं करने देते हैं, वो उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं। तो उनसे बचाने के लिए आप देखे होंगे जो अचार होते हैं आम के या किसी भी चीज़ के, वो क्या करते हैं, खूब ज़्यादा तेल में क्या होते हैं, डूबे होते हैं। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा वो तेल के अंदर डूबे रहेंगे माइक्रोब्स का अटैक उसके ऊपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। तो हमारा जो सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटा बाइसल्फेट है, ये हमारा कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड सॉसेज टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम पिकल्स को ही, खट्टी चीज़ों को ही प्रिजर्व करते हैं, मीठी भी तो चीज़ें हैं। तो खट्टी चीज़ों को तो हमने क्या किया, सॉल्ट से कर दिया, पर मीठी चीज़ में तो खट्टा नमक डाल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटा बाइसल्फेट का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो जैम वगैरह हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो अब कॉमन सॉल्ट के द्वारा हम कैसे प्रिजर्व करते हैं अपने फूड को, ये देखते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट्स एंड फिश फॉर एजेस। जो रॉ चीज़ें होती हैं, जो नॉन वेज होते हैं, मीट और फिशेस होते हैं, इनको भी प्रिजर्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सॉल्ट का करते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हम क्या करते हैं, जो हमारे जैसे कि अब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन में जब मीट या फिशेस काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो अब दूर से आ रहे हैं तो टाइम तो लगता ही है, तो ट्रांसपोर्ट में के दौरान वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं कि मीट और फिशेज जो इस तरह की चीज़ें नॉन वेज वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, सॉल्ट में कवर कर देते हैं, जिससे कि उनके ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो सके और वो प्रिजर्व रहें। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टेमरिंड। तो जो आपके आंवला वगैरह और कच्चे आम और ये आपके इमली वगैरह होती हैं, इनको भी प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इस तरह से सॉल्ट के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि शुगर का यूज़ किस में करेंगे, मीठी चीज़ों में करेंगे। तो जैम्स, जेलीज एंड सॉसेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्ड फूड। तो जो आपका शुगर है वो क्या करता है, जैम या जेली जो भी सॉसेस हैं, इनके अंदर के मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर अगर होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेंगे, तो मॉइस्चर को ही जब ख़त्म कर दिया जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो भी हैं वो क्या करेंगे, उस पर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और इससे हमारा जो फूड मटेरियल है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो ऑयल और विनेगर को के यूजेस से कैसे हम अपनी चीज़ों को बचाते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया कि पिकल्स वगैरह को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए ऑयल का यूज़ करते हैं। तो यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिजर्व्स द स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच ए एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर तेल या विनेगर डला होगा पिकल्स में तो उस एनवायरनमेंट में क्या होगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट्स आर
ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। जो आपके फिश या फ्रूट्स वगैरह भी होते हैं उनको उनके ऊपर भी विनेगर डाल के, वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर भी विनेगर डाल के क्या करते हैं, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक, दूसरा नेक्स्ट है जो आपका, ये तो आपके सॉल्ट, शुगर और ऑयल और विनेगर से हो गए। नेक्स्ट जो है वो है हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब ठंडा गर्म कुछ ट्रीटमेंट होता है, वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके घर में जब भी दूध आता है तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, सबसे पहले दूध को बॉयल करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि बॉईल करने से उसमें जो भी माइक्रोब्स होंगे वो क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अपने खाने को जो भी बच जाता है उसको कहाँ रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में। क्यों, क्योंकि ज़्यादा ठंडी में भी माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो मतलब जब दूध आया तो हमने उसे क्या किया, बॉईल कर दिया। और कुछ चीज़ें जो फूड वगैरह होती हैं जिनको हम बार बार तो बॉईल नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो लो टेम्परेचर क्या करता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है। अब यहाँ पे बूझो का फिर से क्वेश्चन आ गया, वाई डज द मिल्क डैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। अगर दूध को गर्म और ठंडा करके हम बचा सकते हैं, घर में रख सकते हैं, तो फिर जो पैकेट में आपने देखा होगा कि दूध आते हैं वो क्यों नहीं ख़राब होते हैं। माई मदर टोल्ड मी डैट मिल्क इज़ पॉस्चुरेटेड। तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि दूध को क्या करते हैं, पॉस्चुरेटेड करते हैं। व्हाट इज़ पॉस्चुराइजेशन। अब क्वेश्चन ये आया उसके दिमाग में कि अब ये पॉस्चुराइजेशन क्या है। सब चीज़ तो सुना पर ये पॉस्चुराइजेशन तो नहीं सुना। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि पॉस्चुराइजेशन क्या होता है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। जो pasteurized milk होता है उसको हम बिना बॉयल किए ही क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। आप कई बार जो टेट्रा पैक जो आपके मिल्क आते हैं उनको आप क्या करते हो, डायरेक्ट आप ले लेते हो। लस्सी वगैरह भी जो होती हैं इनको भी आप डायरेक्ट पी लेते हो। तो फिर ये क्यों नहीं ख़राब हुए हैं, क्योंकि इनमें पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस होती है फॉर हार्मफुल माइक्रोब्स। तो इनमें कोई भी हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते, ये उससे फ्री होते हैं। तो ऐसा क्या होता है इसमें, द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका मिल्क है उसको 70 डिग्री पे क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है। कितने सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए एकदम बॉयल किया जाता है उसको वो। और एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। और फिर उसके बाद तुरंत बॉयल करने के बाद ही तुरंत उसको क्या किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। तो एक बार गर्म किया, अच्छे से बॉईल किया उस 70 टेम्परेचर पे, और तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो मर गए, और सडनली उसे बहुत चिल्ड कर दिया जाता है। तो जो बैक्टीरिया ठंडे में पनप सकते थे, क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज के नेचर क्या होते हैं, वो ठंड में भी रह सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और बहुत हॉट टेम्परेचर भी रह सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों का उपाय कर लिया। दोनों जो माइक्रोब्स थे, अगर ठंडी वाला है तो उसे बॉयल करके ख़त्म कर दिया, और बॉयल वाला है तो हॉट टेम्परेचर वाला है तो उसे हमने क्या किया, ठंडा करके ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो दोनों टाइप्स के माइक्रोब्स थे उनको हमने उसमें से निकाल दिया। बाई डूइंग सो इट्स प्रिजर्व द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो इससे क्या हुआ कि जो माइक्रोब्स था उसकी ग्रोथ को हमने क्या किया, रोक दिया, दोनों ही माइक्रोब्स के। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाई लुइस पॉस्चर। तो ये जो प्रोसेस था ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, लुइस पॉस्चर के द्वारा। इसीलिए इट इज़ कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, तो पड़ा पॉस्चराइजेशन। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन एंड हु डिस्कवर्ड द पॉस्चराइजेशन प्रोसेस। ठीक, अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे हमारा स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अब यहाँ तो हो गया कि हम स्टोर कैसे कर रहे थे, कैसे प्रिजर्व कर रहे थे, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम
क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और पैकेज भी करते हैं, मतलब उसकी पैकेजिंग वगैरह भी की जाती है। तो वो कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं। स्टोरेज एंड पैकेजिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes। तो आप अभी देखते होगे जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, एयर टाइट जो डिब्बे होते हैं, कंटेनर होते हैं, बैग्स होते हैं, उनके अंदर डाल के उनको बेचा जाता है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। आपके घर में अगर जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये आते हैं, तो आप देखो उनको लंबे टाइम तक आप उसे क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एयर टाइट कंटेनर में होते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर में ये होता है कि जब उसकी पैकेजिंग होती है तो उसके अंदर की जो पूरी एयर होती है उसको निकाल दिया, तो उसे वैक्यूम कर दिया जाता है। तो एयर जब निकल गया तो माइक्रोब्स, मैंने आपको बताया कि एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। जब एयर ही नहीं होगा तो माइक्रोब ग्रोथ कहाँ से करेगा, माइक्रोब आएगा कहाँ से? तो जब माइक्रोब के आने की ही पॉसिबिलिटी नहीं है, हमने एयर ही निकाल दिया, तो उस पर माइक्रोबियल अटैक भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनकी क्या होती है, पैकेजिंग होती है लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए। इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर में जो फूड पॉइजनिंग थी और फूड प्रिजर्वेशन दोनों के बारे में ही आपको पढ़ा दिया, और आई होप कि आपको ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।